एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो भी पोएम्स आने वाले हैं उन सभी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाने वाली हूं। साथ ही साथ उनका आपको सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा पोइट्री वाला सेगमेंट जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाला है वो आज की इस क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास बिल्कुल अभी अपन बिल्कुल भी ब्रेक ना लेके रेगुलर बैक टू बैक पांचों की पांचों पोएम्स जो है वो हम अपनी कंप्लीट कर देंगे। प्लस आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ये वाला पीडीएफ जो चाहिए है, अगर आपको ये चाहिए तो टेलीग्राम जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अभी आपको केवल एक चीज करनी है, बैठ के तसल्ली से ये पूरा वीडियो देखना है जिसके अंदर हम लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो एग्जाम के लिए फुल तरीके से प्रिपेयर हम हो जाएंगे। लिटरेरी डिवाइसेस का एक ऑलरेडी वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूं, जहां से आप सारे लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या होता है, वो सब पता कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों से पहले मैं आप सबको बता दूं कि एमवी सैट का जो एग्जाम है 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी डाला हुआ है, जाइए फटाफट से उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ये रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है और इसके जरिए आप बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स और बहुत सारे अमेजिंग रिवॉर्ड्स और कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। अभी तक वेदांतु 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप एंड 2 करोड़ वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स जो है बच्चों को बांट चुका है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं कि आप ये सब नहीं जीतना चाहते हैं? फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमवी सैट का लिंक डाला हुआ है, जाकर रजिस्टर अभी की अभी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। चलिए फर्स्ट हमारी जो पोएम है बेटा वो है द रोड नॉट टेकन, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। हम स्टार्ट करेंगे स्टैंजा नंबर 1 से और स्टैंजा 1 कहता है, Two roads diverged in a yellow wood. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. चलिए, diverged का मतलब क्या होता है? दो roads जो है वो diverged हो रही है, मतलब went in different direction. Went in different डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल एकदम स्पीड से ये पूरा सेशन होने वाला है कि दो रोड्स है वो दो डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो रही है इन अ येलो वुड। अभी येलो क्या है? ऑटम का टाइम दिखाया हुआ है। वुड क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, राइट? तो फॉरेस्ट दिखाया हुआ है, येलो दिखाया हुआ है, मतलब पीली पीली पत्तियां है। दैट मीन्स हमें बताया जा रहा है कि अर्ली विंटर या ऑटम का जो है वो टाइम है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं दोनों रोड्स पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता, दो रोड्स ऐसे डाइवर्ज हो रही है, मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं दो रोड्स पे ट्रैवल नहीं कर सकता। सो बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोम है ये है चॉइसेस के बारे में। लाइफ के अंदर हमें बहुत सी बार ऐसे ही दोराहों पर खड़े होते हैं जहां पर हमें एक चॉइस जो है बनानी होती है, एक डिसीजन लेना पड़ता है और उसी डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये वाला पूरा का पूरा पोएम है और वही इसका मेन थीम है। अब वो कह रहे हैं कि यार मैं दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकता, ऑब्वियसली मुझे एक रोड को चुनना ही चुनना होगा। अब एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब ट्रैवलर कौन होता है? जो किसी एक जर्नी पर निकला होता है। हमारी जो लाइफ है वो भी एक जर्नी है। अब मैं क्योंकि एक ट्रैवलर हूं, ठीक है, तो मैं वहां पर कई देर तक खड़ा रहा। आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और दोनों सड़कों पर एक एक करके मैंने देखा, जितनी दूर तक मैं देख सकता था उतनी दूर तक मैंने उन दोनों सड़कों को देखा। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। और कहां तक देखा? जब वो आगे जाकर, अंडरग्रोथ मतलब क्या होता है? जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का इलाका है, तो अंडरग्रोथ एज इन जो प्लांट्स या बुशेस वगैरह है ना, छोटी छोटी, जहां पर आगे जाके रास्ता आपको दिखना बंद हो जाता है, तो मैंने वहां तक देखा दोनों रोड्स को अच्छे से, है ना, बिल्कुल। तो मैंने वहां पर उनको जाते हुए देखा। अंडरग्रोथ मतलब आप लोगों को बता दिया कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या छोटे छोटे बुशेस जो होते हैं, घने एकदम, ठीक है, जहां से आपको आगे रास्ता दिखना बंद हो गया है। ठीक है, यस, स्मॉल बुशेस एंड प्लांट्स लिख लीजिए, स्मॉल bushes and plants। ठीक है, चलिए तो मीनिंग देख लेते हैं कि स्टैंजा के अंदर जो रोड नॉट टेकन का है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन वेयर द स्पीकर इज फेस्ड विद अ चॉइस। जहां पर उनके सामने एक चॉइस है बिटवीन टू रोड्स, दो रोड्स के बीच में, दैट डाइवर्ज, जो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं या स्प्लिट होती हैं इन अ फॉरेस्ट दैट इज कवर्ड विद येलो लीव्स। एक ऐसे फॉरेस्ट में जो येलो लीव्स से पूरा का पूरा कवर्ड है। येलो वुड का मतलब क्या होता है? येलो वुड है टू अ फॉरेस्ट और वुड्स दैट आर कवर्ड इन येलो leaves. So the specific type of tree that is shedding these yellow leaves is not mentioned. अभी ये नहीं पता है कि कौन से पेड़ के पत्ते यहाँ पे बताए हुए हैं, but the color suggests that it is either autumn or early winter। और ये कलर सजेस्ट करता है कि भाई या तो ये ऑटम या विंटर का टाइम है। अब बेसिकली वो एक्सप्रेस कर रहे हैं रिग्रेट कि वो दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकते एंड बी इन टू प्लेसेस एट वंस।
एक टाइम पर वो दो जगहों पर नहीं हो सकते हैं। ही स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट वन ऑफ द रोड्स, और वो काफी ज्यादा लंबा समय जो है बिताते हैं कहां पर खड़े होकर, लुकिंग एट वन ऑफ द रोड्स, भाई दोनों रोड्स को वो खड़े होकर वहां पर देख रहे हैं। ट्राइंग टू सी एज फार एज ही कुड कैन, और वो तब तक देख रहे हैं जहां जितनी दूर तक उनकी नजर जा रही है या जहां तक उनको दिखाई दे रहा है, जब तक वो मुड़ नहीं जाती हैं। द रोड इवेंचुअली बेंड्स और कर्व्स, और इवेंचुअली सड़कें मुड़ जाती हैं एंड डिसअपियर्स इनटू द बुशेस एंड लो ट्रीज, और आगे जाके डिसअपियर हो जाती है, मतलब वहां से वो अब दिखना बंद हो गई हैं। थीम क्या है? थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थीम यहां पर है कि मेकिंग चॉइसेस, जो बात की जा रही है वो यहां पर चॉइस के बारे में की जा रही है, ठीक है, एंड द अननोन कॉन्सिक्वेंसेस दैट कम विद देम। अब आगे जाके जब सड़क मुड़ गई है तो आपको नहीं पता है आगे सड़क कैसी है। वही होता है कि लाइफ के अंदर जब आप कोई चॉइस लेते हो तो आपको पता नहीं होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। आपको एक चुनना पड़ता है और उसके बाद आपका जो डिसीजन होता है उसके अकॉर्डिंग उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो स्पीकर मस्ट डिसाइड विच रोड टू टेक, और यहां पर अब स्पीकर को डिसाइड करना ही करना है कि मैं कौन सी सड़क लूं, एंड देयर चॉइस विल डिटरमाइन देयर फ्यूचर पाथ, और ये ही उनका चॉइस जो है वो उनका फ्यूचर का रास्ता कैसा होगा वो निर्धारित करेगा। सो दिस डिसीजन इज नॉट इजी, एंड ऑब्वियसली वो ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है और इजी नहीं है, इसीलिए वो काफी देर वहां पर खड़े रहते हैं और उसको देखते हैं। हैज ही नोज ही मे बी नॉट एज व्हाट लाइज अहेड ऑन ईदर रोड, क्योंकि उनको नहीं पता है ना, कि आगे इन दोनों सड़कों पर किस तरीके की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस मुझे देखने के लिए मिलेंगे। सेम जैसे हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें नहीं पता कि इस डिसीजन की वजह से मुझे किस तरीके के चैलेंजेस लाइफ के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim। अब देखो वो यहां पर बोल रहे हैं कि भाई मैंने ना दूसरा सड़क ले लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने दूसरा सड़क चुन लिया। Then took the other, मतलब फर्स्ट सड़क जो है वो मैंने नहीं चुना, बिल्कुल। as just as fair, fair का मतलब क्या होता है? fair का मतलब है कि भाई दोनों ही सड़कें ना अपने आप में अट्रैक्टिव लग रही थी, और ऐसा नहीं था कि इस पे जाना चाहिए या इस पे जाना चाहिए, दोनों ही अपने आप में अट्रैक्टिव लग रही थी, फेयर लग रही थी। यस, बिल्कुल सही। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परहैप्स द बेटर क्लेम का मतलब ये हो सकता है कि समथिंग दैट इज बिलीव्ड टू बी डिजर्व्ड, समझ रहे हो, समथिंग दैट इज बिलीव्ड टू बी डिजर्व्ड बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि वो कैसी थी, वो ग्रासी थी, वो वांटेड वेयर थी। यहां से आपसे बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वांटेड वेयर, कहने का मतलब ये जो दूसरी सड़क थी बच्चों, ये ज्यादा लोगों ने नहीं चुनी थी, ठीक है, ये वाली सड़क ज्यादा लोगों ने नहीं चुनी थी और चाहती थी, इस सड़क को देख के ऐसा लग रहा था कि लोग इसे चुने। समझ में आ रही है आपको बात? यस, नीडिंग समथिंग, वांटेड वेयर एज इन नीडिंग समथिंग, इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको कुछ चाहिए, चाहिए मतलब वो उतनी ही अट्रैक्टिव लग रही थी और मुझे चाहिए था कि मैं इस पर जाऊं, इस सड़क के ऊपर मैं जाऊं। वेरी नाइस। वांटेड, वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है डैमेज, जब हम कॉज करते हैं, ठीक है, उसको यूज करके, तो वो वाला डैमेज उसके ऊपर नहीं हो रखा था और वो चाहती थी कि वो डैमेज कॉज हो, मतलब ज्यादातर लोग उस सड़क को चुने। तो वो कह रहे हैं कि भाई दोनों ही सड़कें जो हैं अट्रैक्टिव लग रही थी, पर जो मेरी वाली सड़क है वो चाहती थी कि उसको एक्सपोजर मिले, लोग उसको ट्रैवल करें। कहने का मतलब यह है कि जब हमारी लाइफ में दो रास्ते होते हैं तो एक रास्ता वो होता है जो ज्यादातर लोग चुनते हैं और एक रास्ता वो होता है जो बहुत कम लोग चुनते हैं, ठीक है, दोनों ही अट्रैक्टिव होते हैं, ज्यादातर लोग चुन रहे हैं अगर उस रास्ते को तो वो भी अट्रैक्टिव है और कम लोग चुन रहे हैं तो वो चाहती है कि उसके ऊपर भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब चीजें हैं, तो लोग उसे चुने। वांटेड वेयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। बिल्कुल, तो अब वो यहां पर बेसिकली सिंपल सी एक बात कह रहे हैं कि स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट टू पैथ्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ देम। दो सड़कें हैं जो उनके सामने हैं, बोथ पैथ्स लुक वेरी सिमिलर एंड इक्वली अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, और दोनों ही एकदम सेम दिखते हैं और इक्वली अट्रैक्टिव लग रहे हैं देखने में। However, speaker decides to take the second path, और स्पीकर यहां पर डिसाइड करता है सेकंड पाथ लेने का। क्यों? बिकॉज इट लुक्स लाइक इट हैजंट बीन वॉक्ड ऑन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लोग जो है उसके ऊपर नहीं चले हैं, मच एंड नीड्स टू बी यूज्ड मोर, और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इसको भी यूज करना चाहिए, इस वाले रास्ते को भी चुनना चाहिए। सो स्पीकर एक्नॉलेजेस दैट सेकंड पाथ में एक्चुअली बी बेटर चॉइस। हो सकता है कि ये जो बेटर क्लेम यहां पर वो लिख रहे हैं ना, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, हो सकता है कि ये जो दूसरा रास्ता मैंने चुना है इसके ऊपर मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट, डिस्पाइट बीइंग लेस ट्रैवल। बेशक उस पर ज्यादातर लोगों ने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, बिकॉज इट अपीयर्स टू हैव मोर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक ज्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया, तो पोटेंशियल जो है इसके ग्रोथ का वो बहुत ज्यादा है एंड डेवलपमेंट का भी। बट इन रियलिटी बोथ पैथ्स हैव बीन worn डाउन अबाउट द सेम अमाउंट by people who have passed by before। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि दोनों ही जो रास्ते हैं have been worn down, वो यूज हो चुके हैं अबाउट द सेम अमाउंट, उतना ही,
जितना पहले वाला रास्ता यूज हुआ है वैसा ही दूसरा वाला भी हुआ है बाय पीपल, लोगों के द्वारा हु हैव पास्ड बाय बिफोर। अब देखो ये दोनों ऑपोजिट चीजें हो गई। पहले वो कहता है कि यार मैं ना दूसरा रास्ता चुनना चाहता हूं, जो ऐसा लग रहा है दिखने के अंदर कि ज्यादातर लोगों ने नहीं चुना होगा, हो सकता है वो उस टाइम की सिचुएशन हो, है ना, उस टाइम की सिचुएशन हो। फिर बाद में वो कह रहे हैं कि रियलिटी तो ये है कि दोनों ही रास्ते जो हैं वो इक्वली लोगों के द्वारा चुने गए हैं और लोग जो है उन रास्तों से गुजरे हैं। बट अभी जब वो वहां पर खड़े हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता जो है कम लोग चुनते हैं और मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए। तो दोनों तरीके की बातें हमें इसके अंदर देखने के लिए अभी तक मिलती हैं। सो स्टैंजा इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस दैट अपीयर वेरी सिमिलर। इसीलिए स्टैंजा बात करता है दो चॉइसेस के बारे में जो बिल्कुल सिमिलर है। स्पीकर मेड अ डिसीजन बेस्ड ऑन हिज अजम्पशंस, और स्पीकर यहां पर जो डिसीजन बना रहे हैं वो अपनी अजम्पशंस से बना रहे हैं, राइट, इंटरप्रिटेशन से बना रहे हैं। बट लेटर रियलाइज्ड दैट अजम्पशंस वर नॉट एंटायरली एक्यूरेट। इसीलिए वो लास्ट में बोलते हैं कि यार पर दोनों सड़कें तो दोनों के वहां पे जितने भी लोग गुजरे हैं, है ना, तो ये सब इंटरप्रिटेशन है। पहले कह रहे हैं ये वाली कम यूज है, ये वाली ज्यादा यूज है, फिर इवेंचुअली बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही सड़कों को दोनों मतलब लोगों ने इक्वली यूज किया है, राइट। सो इट हाईलाइट्स द आइडिया दैट अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग एंड एनकरेजेस द रीडर। इसीलिए आप कोई चीज जो देख रहे हो वो धोखा दे सकती है। अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग हो सकती है एंड द रीडर टू थिंक मोर क्रिटिकली बिफोर मेकिंग डिसीजन। और यहां पर बेसिकली रीडर को ज्यादा सोचना पड़ रहा है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और मेरा ये जो चॉइस होना चाहिए ये बहुत ही सोच समझकर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, राइट, बेस्ड सोनली ऑन सरफेस लेवल ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And कह रहे and both that morning equally lay. अभी सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है, और वो जो दोनों ही से सड़कें हैं वो इक्वली ले एज इन बिल्कुल समान लग रही हैं, वहीं पर है, ठीक है, इन द सेम एक्सटेंट या इन द सेम वे वो वहीं पर है, उसी डायरेक्शन में है, वहां पर मुझे दिख रही हैं, एक जैसी दिख रही हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, दोनों पर ही पत्तियां हैं और दोनों पर ही जो पत्तियां हैं वो काली नहीं पड़ी हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और अब वो ये कह रहे हैं यहां पर ये जो ट्रॉडन ब्लैक होता है ना, जब हम पत्तियों पर चलते हैं तो यूज हो जाते तो काली पड़ जाती हैं वो, दैट मीन्स वो कह रहे हैं अभी तक दोनों ही सड़कों पर जो पत्तियां पड़ी हैं वो काली नहीं पड़ी हैं, दैट मीन्स अभी वो बिल्कुल सेम लग रही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। एंड मैंने क्या किया, मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, मैंने पहला वाला रास्ता किसी और दिन के लिए रखा कि कभी और इस रास्ते पर आके देखूंगा। Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता कटता जाता है, राइट। अब आप जानते हो कि आपने एक बार कोई डिसीजन बना लिया तो उसके बाद आप वापस आकर खड़े नहीं हो सकते और दूसरा रास्ता नहीं चुन सकते, क्योंकि एक रास्ते के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो आप डिसीजन लेते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद आपने रियलाइज हो रहा है और अब आप वापस से उन सब चीजों को अनडू कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सो आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और वो ये बात जानते हैं, वो सिर्फ ये बोल देते हैं कि भाई बाद में कभी देखेंगे इस रास्ते को, अभी ये रास्ता चुन लेते हैं। बट उनको ये डाउट था, उनके दिमाग में ये शक जरूर था कि भाई मुझे पता है मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, है ना, इस रास्ते के ऊपर, और ये पॉसिबल भी नहीं होगा क्योंकि ये लाइफ है और लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो इस स्टैंजा के अंदर स्पीकर रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन द फैक्ट दैट बोथ पैथ्स लुक इक्वली न्यू, दोनों रास्ते ना बिल्कुल सेम लग रहे हैं एंड अनटच्ड लग रहे हैं, विद नो एविडेंस ऑफ एनीवन हैविंग वॉक्ड ऑन देम, और उसके ऊपर कोई नहीं कह सकता कि अभी तक कोई भी चला है बिफोर दैट डे, उस दिन की बात कर रहे हैं। द स्पीकर देन रिवील्स दैट ही चूज टू टेक द फर्स्ट पाथ, और फिर उसके बाद स्पीकर यहां पर रिवील करते हैं कि वो पहला वाला रास्ता चुनते हैं, बट नाउ रिग्रेट्स नॉट टेकिंग द सेकंड वन, लेकिन अभी वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने दूसरा रास्ता पहला वाला क्यों नहीं चुना, क्योंकि आप जब एक बार कोई एक चीज चुन लेते हो ना तो आपको ऑब्वियसली दूसरी वाली चीज में ऐसा लगता है यार मैंने क्यों छोड़ा, या मैं ये ले सकता था या वो लेता तो क्या होता, हमेशा ऐसा लगता है। स्पीकर एक्नॉलेज करते हैं दैट ही हैड इंटेंडेड टू कम बैक एंड एक्सप्लोर द अदर पाथ ऑन अ डिफरेंट डे, अगर वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कभी और आके दूसरा वाला रास्ता चुन लूंगा, बट recognize that life is unpredictable, पर उन्हें ये बात पता है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, एंड doubts that he may never have the opportunity to do so, और बेसिकली वो यहाँ पर डाउट भी कर रहे हैं कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आगे जाके कि भाई मैं वापस आ जाऊं और फिर वापस से दूसरा रास्ता चुन लूं, इट्स नॉट पॉसिबल इन लाइफ। सो वे लीड्स ऑन टू वे, ये वाला जो फ्रेज दिया हुआ है ना, द वे लीड्स ऑन टू वे, ये बताता है दैट एक बार जो चॉइस आपने बना ली कैन हैव रिपल इफेक्ट ऑन फ्यूचर डिसीजंस एंड लीड द स्पीकर डाउन a completely different path than he had intended, कि भाई उसका एक रिपल इफेक्ट होता है, एज इन कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रास्ते जो हैं वो चलते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, एंड इट इज नॉट पॉसिबल, अलग अलग रास्ते आते जाएंगे, ठीक है, और आप जो अभी चाह रहे हो जरूरी नहीं है कि वो उस टाइम पर पॉसिबल हो सके।
स्टैंजा एम्फेसाइज करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग थॉटफुल डिसीजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थॉटफुल डिसीजन, कि आपको सोच समझ के डिसीजन हमेशा लेना चाहिए, उसी पर जोर दे रहा है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चॉइस में नॉट ऑलवेज बी इमीडिएटली क्लियर, क्योंकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपने जो चुना है, चॉइस किया है, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जरूरी नहीं है कि वो अभी इमीडिएटली क्लियर हो, आपको पता हो, राइट? क्योंकि लाइफ एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है एंड हैव अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन वंस लाइफ, और एक बार जो आपने चॉइस कर लिया उसका बहुत लंबा इफेक्ट आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर पड़ता है। सो द आइडिया दैट वे लीड्स ऑन टू वे हाईलाइट्स द फैक्ट दैट एवरी चॉइस हैज कॉन्सिक्वेंसेज। इसीलिए वे लीड्स ऑन टू वे का मतलब है कि हर एक चॉइस का जो है एक कॉन्सिक्वेंस होता है, इसीलिए इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, समटाइम्स वी मे नॉट गेट द चांस टू गो बैक एंड मेक अ डिफरेंट चॉइस। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें शायद से चांस ना मिले वापस जाने का और दूसरा चॉइस करने का, तो आप भी समझ लो, ठीक है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वर्ड एंड I took the one less traveled by and that has made all the difference। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, यहां से क्वेश्चंस भी बहुत सी बार एग्जाम में बन जाते हैं, और वो यहां पर सीधी सीधी बात क्या कह रहे हैं कि वो वहां पर ना, जैसे अपन एक आह भरते हैं ना, इस तरीके की, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन यहां पर शो कर रहा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ यहां पर ये बात आपको बता रहा हूं। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वर्ड, somewhere ages and ages, a long period of time। क्या है ages and ages? जल्दी बताओ। long period of time from this point, है ना, आज से लेके और आगे का जितना भी समय होगा, है ना। two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। दो सड़कें मुड़ रही थी और मैंने वो सड़क चुनी जो कम लोगों ने ट्रैवल की थी, and that has made all the difference। और अब वो बता रहे हैं कि जो भी मैं आज हूं वो सिर्फ उस एक डिसीजन की वजह से हूं, उस एक डिसीजन की वजह से ही मेरी लाइफ जो है उसके अंदर सारी चीजें हुई हैं, जो भी मैं आज हूं, जो भी मैं आज बना हूं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो मेरे उस डिसीजन की वजह से ही हैं। सो इन द फाइनल स्टैंजा द स्पीकर लुक्स बैक ऑन द चॉइस ही मेड। तो अब वो वापस से वो बात याद कर रहे हैं कि मैंने आज से बहुत साल पहले एक चॉइस किया था कि ये मुझे चुनना है या ये चुनना है ना, दो पैथ्स, दैट ही विल ऑलवेज रिमेंबर इट विद अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड रिग्रेट। अब यहाँ पे रिग्रेट जो है वो ये इज द साई, हम एग्जैक्टली रिग्रेट भी नहीं बोल सकते हैं, बट रिग्रेट एज इन कि वो एक आह भर के एक स्ट्रांग इमोशन के साथ ये बात बोलना चाह रहे हैं कि भाई देखो, मुझे ना याद आ रहा है वो टाइम जब मैंने ये चॉइस किया था, मेरे पास लाइफ में दो रास्ते थे और मैंने ये रास्ता चुना था। स्पीकर इमेजिन करते हैं टेलिंग द स्टोरी ऑफ देयर डिसीजन एजेस एंड एजेस हेंस, है ना। ये एजेस एंड एजेस का मतलब यहां पर यही है कि भाई एक समय की बात है, इस तरीके से एक लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर, सजेस्टिंग दैट द चॉइस वाज सिग्निफिकेंट इनफ टू स्टे विद देम फॉर अ लाइफ टाइम, कि ये जो चॉइस है वो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, वो सिग्निफिकेंट एज एन इंपॉर्टेंट है टू स्टे विद देम फॉर अ लाइफ टाइम, क्योंकि वो एक ही चॉइस है जो आपके साथ अब जिंदगी भर चलने वाली है, कि ये रास्ता आपने चुना था, अब ये आपकी बारी है। गलत रास्ता अगर आपने चुन लिया और उसकी वजह से आपको जेल हो गई, सो दैट इज योर चॉइस, वो आपके डिसीजन की वजह से हुआ है कि ये गलत रास्ता मैंने चुना, अब मैं रिग्रेट कर रहा हूं इस चीज को। आ रही है बात समझ में? सो वो वाला इमोशन यहां पर वो याद कर रहे हैं, और बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है आज से कई सालों पहले बाद में, ठीक है, मैं इसी चीज को याद कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि यार उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया था जो दो रास्तों पे कट रहा था। सो ये समथिंग एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप का आपके दिमाग में नहीं चलता है, ये उस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। आपने देखा होगा स्टैंजा के अंदर कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो वो अब जैसे स्टार्टिंग में तो बोल रहे हैं कि विद अ साई एज इन रिग्रेट के साथ, बट लास्ट में बोल रहे हैं दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस से हमें ये लगता है कि यार शायद वो ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे मैंने जो कुछ भी अचीव किया है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन ओनली, राइट। तो वो वाली चीज है। फेमस लाइन टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वर्ड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, ये बहुत फेमस लाइन है और यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, कि एम्फेसाइज करता है ये कि स्पीकर टुक द पाथ दैट वाज नॉट एज पॉपुलर, उन्होंने वो रास्ता चुना जो इतना पॉपुलर नहीं था, है ना, ट्रैवल्ड एज द अदर, और उतना लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था जितना कि दूसरा रास्ता, एंड दैट चॉइस हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, और उसी चॉइस का उनकी लाइफ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट रहा है। द लास्ट लाइन सजेस्ट दैट द स्पीकर इज कॉन्टेंट विद द चॉइस ही मेड एंड दैट इट वॉज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइफ। अब कह रहे हैं जो आखिरी लाइन है ये सजेस्ट करती है कि द स्पीकर इज कंटेंट विद द चॉइस। स्टार्टिंग में हमें रिग्रेट दिख रहा है बट लास्ट में हमें ऐसा दिख रहा है कि जो स्पीकर है वो अभी काफी ज्यादा खुश है अपनी चॉइस से, है ना, एंड दैट इट वाज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइफ, कि ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था उनकी जिंदगी के ऊपर। क्लियर है? सो द यूज ऑफ वर्ड डिफरेंस सजेस्ट दैट स्पीकर्स लाइफ वुड हैव टर्न्ड आउट डिफरेंटली। वो डिफरेंस वर्ड जो यूज कर रहे हैं ना उससे ये समझ में आता है कि हो सकता है उनकी लाइफ जो है
turned out differently if he had chosen the more popular path. अगर उन्होंने और पॉपुलर पाथ चुना होता। तो दो चीजें हैं, कुछ भी देखो, कोई भी पोएम होता है ना, उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो यहां पर यही बोल रहे हो, या फिर हो सकता है वो यहां पर ये बोल रहे हो कि यार अगर मैं दूसरा रास्ता चुनता तो मेरी जिंदगी की जो चीजें होती वो बहुत ज्यादा अलग होती। तो एक से ज्यादा मल्टीपल मीनिंग्स जो हैं वो ऑब्वियसली किसी भी लिटरेरी वर्क के हो सकते हैं, ठीक है ना। सो द स्टैंजा एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट इवन सीमिंगली स्मॉल चॉइसेस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। और वो कह रहे हैं कि भाई छोटी से छोटी चॉइस भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर डाल सकती है, एंड दैट टेकिंग अ ट्रैवल्ड पाथ कैन लीड टू एन एक्सपेक्टेड एंड पॉजिटिव आउटकम्स। कि अगर आप एक ट्रैवल्ड पाथ चुनते हैं उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड और पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं। सो ओवरऑल स्टैंजा हाईलाइट करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग चॉइसेस एंड टेकिंग रिस्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग चॉइसेस एंड टेकिंग रिस्क्स इवन इफ दे आर अनसर्टेन और अनकन्वेंशनल। बेशक वो अनसर्टन है, अनकन्वेंशनल है, ज्यादा लोग उन्हें नहीं चुनते हैं। द स्पीकर्स डिसीजन टू टेक द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय, और स्पीकर का यहाँ पर जो डिसीजन है कि उन्होंने लेस ट्रैवल्ड रोड को चुना, द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड फॉर्जिंग वंस ओन पैथ इन लाइफ। तो बेसिकली यहां पर यही है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ का डिसीजन चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, बहुत ही सोच समझ के लेना, ताकि उनके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी आप रेडी हो। आपने कोई एक ऐसा रास्ता चुना, जैसे राइटर ने यहां पर लेस ट्रैवल्ड रोड चुना, तो वो उनका डिसीजन था क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए रेडी थे, राइट। चलिए सेंट्रल आइडिया देख लीजिए, एज इट इज आप उठाकर लिख सकते हैं सेंट्रल आइडिया को। इन द पोम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ चॉइस इन लाइफ, इंडिविजुअलिज्म एंड रिग्रेट ऑफ रिफ्लेक्शन ओवर डिसीजन मेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज लिख लो। कभी भी सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है ना, आपको उसके अंदर थीम डालना होता है, प्लस आपको जो भी स्टोरी है पोएम का वो भी डालना होता है। तो हम इसमें बता रहे हैं कि द रोड नॉट टेकन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, सेंट्रल आइडिया जो है वो रिवॉल्व करता है किन तीन चीजों के ऊपर। पहला, चॉइसेस इन लाइफ, जो भी लाइफ के अंदर हम अलग अलग चॉइसेस बनाते हैं उन पर। इंडिविजुअलिज्म एंड रिग्रेट ऑन रिफ्लेक्शन ओवर डिसीजन मेड, कि रिग्रेट भी दिखाते हैं, है ना, कि जो भी मैंने डिसीजन लिया उस पर हो सकता है कि कई सालों बाद आपको रिग्रेट हो, या हो सकता है कि आपको लगे कि यार वो चॉइस ठीक था, मैंने लिया और उसी की वजह से आज ये सारा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। द पोएट डिस्क्राइब्स अ ट्रैवलर हु कम्स अक्रॉस टू डाइवर्जिंग रोड्स। अब यहां पर हमने क्या किया है, समरी डाल दिया है कि आप लिख सकते हो कि भाई हु कम्स अक्रॉस टू डाइवर्जिंग रोड्स इन अ फॉरेस्ट, कि उनके सामने दो सड़कें होती हैं एंड उन्हें एक चुननी होती है। डिसीजन रिप्रेजेंट करता है चॉइसेस जो हम लाइफ के अंदर फेस करते हैं, ठीक है, वेयर ईच पाथ लीड्स टू अ डिफरेंट आउटकम, और जिसकी वजह से हर एक रास्ता जो है वो एक अलग रिजल्ट हम लोगों को देता है। दो द ट्रैवलर चूजेस द लेस ट्रैवल्ड रोड, अब हालांकि जो ट्रैवलर है वो लेस ट्रैवल्ड रोड चुनता है, ही लेटर वंडर्स हाउ लाइफ माइट हैव बीन डिफरेंट हैड ही चोजन द अदर, और वो ये भी सोचता है कि जिंदगी कितनी अलग होती अगर उसने दूसरा रास्ता चुना होता तो। सो थ्रू दिस सिंबॉलिक जर्नी के जरिए पोएट फ्रॉस्ट कन्वेज दैट आवर चॉइसेस शेप आवर फ्यूचर, और वो यही कन्वे करना चाहते हैं कि हमारे जो चॉइसेस होते हैं वो हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। एंड वंस मेड सम पैथ मे नेवर बी रिट्रेस्ड, और अगर एक बार आपने कोई रास्ता चुन लिया तो आप फिर वापस नहीं जा सकते हो, लीविंग अस विद रिफ्लेक्शन एंड समटाइम्स क्वाइट रिग्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पोएम आ जाती है हमारी विंड। सुब्रमण्यम ने लिखी है, ये सुब्रमण्य भारती ने ये लिखी है। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you're very clever at poking fun at weaklings. देखो इस पोएम के अंदर ना, विंड पोएम के अंदर विंड जो है वो है लाइफ के चैलेंजेस। क्या है विंड? लाइफ के चैलेंजेस, लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी चैलेंजेस, जो भी हार्डशिप्स आते हैं वो यहां पर विंड है। अभी विंड क्या करती है, लाइफ के चैलेंजेस होते हैं या हार्डशिप्स होती हैं, वो जब तक आप फेस नहीं करते तब तक आप कमजोर होते हो, जब आप फेस करते हो तब आप उनसे और स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पे ना दो तरीके के लोग बोले गए हैं। एक इंसान ऐसा होता है जो इन प्रॉब्लम्स से, इन हार्डशिप्स से निकलकर और ज्यादा स्ट्रांग बनकर आता है, और एक ऐसे होते हैं जो इन हार्डशिप्स की वजह से बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और मतलब गिव अप कर देते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो विंड भी यही कह रही है कि भाई हवा जब चलती है ना, तो जो हल्की फुल्की चीजें हैं, जो कमजोर चीजें हैं, वो उनको तोड़ देगी, फाड़ देगी, उड़ा देगी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग चीजें हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये मेन थीम है पूरे पोएम का। अब आइए जानते हैं कि कैसे। कि विंड कम्स सॉफ्टली, वो कहते हैं कि भाई विंड आराम से बहे यार,
क्या दिक्कत है तेरे को? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के शटर्स को मत तोड़ो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत उड़ाओ, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, सारी किताबें शेल्फ से नीचे ना गिराओ, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने वो सब नीचे गिरा दिए, यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक्स के सारे पेजेस तुमने फाड़ दिए, यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने फिर से बारिश ला दी, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत शाणे हो, तुम ना कमजोर को और भी ज्यादा, तुम्हें मजा आता है कमजोर लोगों को परेशान करने में, ठीक है, वीकलिंग्स। आइए देखते हैं लिटरेरी एक्सप्लेनेशन। द स्पीकर एड्रेसेस द विंड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, है ना, वो कहते हैं कि प्लीज भाई आराम से बहना यार, तू डैमेज क्यों कॉज कर रही है। दे आस्क द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, वो बोलते हैं कि भाई तू शटर्स मत तोड़ विंडो के, स्कैटर मत कर, पेपरों को फैला मत, एंड बुक्स को शेल्फ में से मत गिरा। द स्पीकर एक्सप्रेसेस सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, और साथ ही साथ वो सरप्राइज और डिसअपॉइंटमेंट भी शो कर रहे हैं, क्योंकि विंड डिड एग्जैक्टली व्हाट दे आस्क्ड इट नॉट टू डू, क्योंकि उसने वही किया जो स्पीकर ने करने से मना किया, वही चीजें की उसने। इट थ्रू डाउन द बुक्स एंड टॉर द पेजेस एंड इट आल्सो ब्रॉट रेन, और बारिश भी लाई। अब देखना, इस स्टैंजा के अंदर विंड सिंबलाइजेस अ फोर्स ऑफ नेचर दैट इज अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल। ये एक नेचर का वो फोर्स है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको आप नहीं देख सकते, मतलब आपको नहीं पता वो क्या नुकसान पहुंचा सकती है, और आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। स्पीकर पर्सोनिफाइज द विंड अट्रीब्यूटिंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू इट, और उन्होंने यहां पर क्या कर दिया है, इसको पर्सोनिफाई कर दिया है, इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स वाली क्वालिटीज जो है वो दिखा दी हैं। द विंड्स एक्शन ऑफ ब्रेकिंग शटर्स, उसका जो एक्शन है शटर्स तोड़ने का, पेपर को स्कैटर करने का, बुक के पेजेस फाड़ने का, रिफ्लेक्ट इट्स डिसरप्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर, वो उसका डिसरप्टिव और डिस्ट्रक्टिव नेचर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विंड इज डिपिक्टेड एज मिस्चीवियस, एंजॉयिंग मेकिंग फन ऑफ वीकर थिंग्स, ठीक है, और उसको शैतान बोला गया है कि वो कमजोर चीजों का मजाक उड़ाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर जो विंड है वो है लाइफ के हार्डशिप, लाइफ के चैलेंजेस, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स, जो कमजोर को तोड़ देती है और स्ट्रांग को और स्ट्रांग बना देती है। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. अब ये crumbling क्या होते हैं? हिलते हुए, जो ऑलरेडी टूटे फूटे से हैं, ठीक है, क्रम्बलिंग जिनमें दरारें आई हुई है, जो कमजोर हैं, जो हलते फुलते से हैं। तो कह रहे हैं फ्राइल मतलब क्या होता है? कमजोर। फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमजोर घर हैं, क्रम्बलिंग डोर्स हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स हैं, क्रम्बलिंग वुड्स हैं, क्रम्बलिंग बॉडीज हैं, क्रम्बलिंग लाइव्स हैं, क्रम्बलिंग हार्ट्स हैं। तो पहले वो चीजें बोल रहे थे और फिर वो जिंदगियां भी बोल रहे थे, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड क्या करता है? विनो वाली आपने वो देखी है, आप लोगों को साइंस के अंदर भी एक प्रोसेस होता है विनोइंग का, है ना, उससे जो स्ट्रांग होते हैं वो तो रह जाते हैं और जो हल्के फुल्के कूड़ा कचरा होता है वो सारा उड़ जाता है। तो वो क्या कहते हैं? वो कमजोर लोगों को उड़ा देती है और स्ट्रांग लोग वहां पर रह जाते हैं। सो द पोएट डिस्क्राइब विंड्स इंपैक्ट ऑन वेरियस थिंग्स, उनका इंपैक्ट बता रहे हैं अलग अलग चीजों पे। विंड गॉड कॉजेज हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स टू क्रम्बल, कि नष्ट कर देगा उनको। द विंड सिफ्ट्स एंड क्रशेस एवरीथिंग, वो सब कुछ क्रश कर देता है, डिसरिगार्डिंग एनी कमांड्स गिवन टू इट। आप उसको कुछ भी बोल लो वो नहीं मानेगा। आपको लाइफ के हार्डशिप्स को चैलेंज करना ही पड़ेगा। आप चाहते हो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे विंड आपके कंट्रोल में नहीं है। Are you getting my point? So in this stanza, wind is depicted as powerful deity and possesses the ability to destroy and break apart various elements. अब उनको एक पावरफुल भगवान बोल दिया गया है, विंड गॉड बोल दिया गया है, और बोल रहे हैं कि उनके पास इतनी पावर है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। The poet emphasizes the wind's relentless nature by using the imagery of crumbling houses, doors, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स। और अब वो यहां पर क्या कर रहे हैं? उसका रिलेंटलेस नेचर शो कर रहे हैं। भाई तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इमेजरी यूज करते हैं वो, क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स। दीज इमेजेस सिंबलाइज वल्नरेबिलिटी, decay, fragility and transitory nature of existence in the face of wind power. So basically वो क्या बोल रहे हैं? Vulnerability क्या होती है? जिसको आप easily harm कर सकते हो, that is vulnerable, है ना? Decay, fragile, fragile क्या होता है? जो बहुत कमजोर होता है, नाजुक होता है, and the transitory nature of existence in the face of wind's power. कि भाई ये विंड जो है ना, ये आपको तोड़ मरोड़ के खत्म कर देगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। So एक सेकेंड, बंद कैसे हो गए जी आप? जस्ट अ मिनट बच्चों, लाइट जाके वापस आ गई, एक सेकेंड। वो ओपन होगा फिर से एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है?
यप, जल्दी जल्दी, एक सेकेंड बस। ऑन हो रहा है ये। यप, होने दीजिए, जस्ट अ मिनट। हो गया, लाइट चला गया था एकदम से, जस्ट अ मिनट। जब हमें जल्दी जल्दी करना है ना, क्योंकि अभी टाइम कम है हमारे पास, हमारा जितना जल्दी रिवीजन हो उतना बढ़िया है। ठीक है, क्लियर ऑल कर देते हैं, वापस से चला लेते हैं। नो वरीज, कंप्लीट पोएट्री, क्लास 9th। यप, भागो 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 भागो, कहाँ पर थे हम? यस, ये हमारा हो गया था। अब बढ़ते आगे। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो बोल रहे भाई वो चीज करेगी नहीं जो तुम उसे करने के लिए बोलोगे, है ना। तो लाइफ ऐसी ही होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस हैं, आप थोड़ी ना बोल सकते हो कि भाई अभी ये चीज ऐसे हो, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होगी। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ में अपने आप चीजें होंगी जो भी होंगी। ठीक है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो अब क्या करना चाहिए हम लोगों को इससे बचने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। वही वो बोल रहे कि आइए स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, यू नो, हम एक होकर लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, कि भाई हमारे जो क्रम्बलिंग डोर्स है ना उनको हम स्ट्रॉन्ग तरीके से ज्वाइन करते हैं। दैट मीन्स हम एक होकर काम करते हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग तरीके से रहते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हम अपनी बॉडी को फर्म बनाते हैं, तगड़ा बनाते हैं कि हवा वगैरह हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल को स्ट्रांग बनाते हैं। डू दिस एंड द विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बना लोगे तो विंड जो है वो आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी। अगर आप कमजोर हो तो आपको क्रश कर देगी, बट अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको और ज्यादा स्ट्रांग बना देगी। तो स्पीकर एक्नॉलेजेस दैट विंड डज नॉट ओबे कमांड्स और फॉलो इंस्ट्रक्शंस, कि भाई ये कोई कमांड या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करती है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल द विंड द स्पीकर सजेस्ट, अब आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लाइफ के प्रॉब्लम्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो होंगी तो होंगी ही, बट आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो। सजेस्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होम्स एंड फर्मली जॉइनिंग द डोर्स। दे एनकरेज प्रैक्टिसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेकिंग द हार्ट स्टेडफास्ट और स्ट्रांग, कि हमें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना होगा। बाय डूइंग दीज थिंग्स द स्पीकर बिलीव्स दैट द विंड विल बिकम फ्रेंडली एंड लेस डिस्ट्रक्टिव। और वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो विंड जो है वो फ्रेंडली हो जाएगी, लेस डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। एज इन कि आप जितना ज्यादा स्ट्रांग होंगे और लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो उससे आप और ज्यादा स्ट्रांग बनकर ही निकलोगे। ठीक है, सो इन दिस स्टैंजा स्पीकर रिकॉग्नाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल, कि भाई ये बिल्कुल ही बेकार है ना, दिस इज फ्यूटाइल, कि आप इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, ये बेकार की एक चीज है, इसको आप करने की कोशिश भी मत करो। कि अगर आप कंट्रोल या कमांड करने का कोशिश कर रहे हो, दे प्रपोज अ डिफरेंट अप्रोच, आप बोलते हो आप इसका अप्रोच बदलो अपना। कैसे? फोकसिंग ऑन बिल्डिंग रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ। रेजिलियंस क्या होता है? आप जब तक मेहनत कर रहे हो, जब तक मतलब कि आपने वो चीज अचीव नहीं कर ली, दैट इज रेजिलियंस, राइट, कि भाई हाँ हम डटकर खड़े रहेंगे स्ट्रेंथ के साथ। द एक्ट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स एंड फर्मली जॉइनिंग डोर्स सिंबलाइज क्रिएटिंग अ सॉलिड फाउंडेशन। नींव अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एंड स्ट्रक्चर टू विदस्टैंड द विंड्स फोर्स, तो फिर लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आप सब कुछ फेस कर पाएंगे। सो द स्पीकर ऑल्सो एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ, और इसीलिए स्पीकर जोर देते हैं किस चीज के ऊपर? पर्सनल स्ट्रेंथ पर, कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, दिमाग को स्ट्रांग बनाओ, अपने दिल को स्ट्रांग बनाओ, कि इजीली आप किसी भी चीज से हार्म नहीं हो पा रहे हो, right, by practicing physical exercises and strengthening the heart metaphorically. So the wind represent challenges and adversity in life. Wind क्या है? Challenges and adversities. आ गया याद रखना इसको। And by developing inner strength, और जब हम अपनी inner strength develop कर लेंगे, one can overcome those challenges and be friend with the wind, तो हम वो सारे challenges को overcome कर पाएंगे और wind के साथ एक दोस्ती हमारी हो जाएगी। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, है ना, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत ऐसी होगी तो
उड़ा देगा, बुझा देगा। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन बहुत तेज अगर आग है और उसमें अगर हवा चल जाती है तो पूरे जंगल में आग लगा देती है। सो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, तो उसका साथ बहुत अच्छा है। राइट, द स्पीकर स्टेट्स दैट विंड एक्सटिंग्विशेस वीक फायर्स, थोड़ी बहुत अगर वीक फायर है तो उसको बुझा देगी, मतलब आप अगर कमजोर हैं तो आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, बट स्ट्रांग है अगर आप, तो आप रॉर करेंगे, आप फ्लरिश करेंगे, मतलब आपको और स्ट्रांग बना देगी। सो दे डिस्क्राइब द विंड्स फ्रेंडशिप एज बेनिफिशियल, तो वो कहते हैं ये विंड के साथ दोस्ती, प्रॉब्लम्स परेशानियों के साथ दोस्ती, बोलते हैं ना कि अपने निंदा करने वालों को अपने साथ रखना चाहिए, वो आपको और स्ट्रांग बनाते हैं, आपको प्रॉपर बेटर बनाते हैं, एंड डिजर्विंग ऑफ प्रेज एवरी डे। राइट, हाँ या ना? बढ़िया। सो इन दिस स्टैंजा स्पीकर हाइलाइट्स द कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ विंड। कैसे इफेक्ट्स हैं विंड के? कॉन्ट्रास्टिंग है, अलग है एक दूसरे से। कैसे? वीक फायर रिप्रेजेंट्स फीबल और फ्रेजाइल थिंग्स दैट द विंड कैन इजीली एक्सटिंग्विश। वीक फायर से क्या है? वो कमजोर चीजें जिसको वो इजीली क्रश कर सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग फायर सिंबलाइज रिजिलियंट एंड पावरफुल एलिमेंट्स, और वहीं पर जो स्ट्रॉन्ग फायर है वो सिंबलाइज करती है रेजिलियंट और पावरफुल एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स? रेजिलियंट और पावरफुल एलिमेंट्स दैट द विंड कैन नॉट ओवरपावर बट इंस्टेड एनहांसेस, जिस पे विंड कंट्रोल नहीं कर सकती बल्कि उसको और ज्यादा बढ़ा देती है। राइट, सो द विंड्स फ्रेंडशिप इज पोर्ट्रेड एज वैल्यूएबल, इसीलिए विंड के साथ दोस्ती अच्छी बताई गई है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथन, आपको स्ट्रांग बनाने में मदद करेगी। अगर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स देखोगे ही नहीं तो कैसे स्ट्रांग बनोगे? अगर बढ़िया ऐसे चुचू मुमू वाली जिंदगी चल रही है, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी चल रही है, तो नहीं पता चलेगा कि सक्सेस क्या होती है, नहीं पता चलेगा कि कैसे चीजें अचीव की जाती हैं, आप फिर फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओगे चीजों को, एंड आप कभी स्ट्रांग बन ही नहीं पाओगे। राइट, चलिए सेंट्रल आइडिया देख लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। इन द पोएम विंड बाय सुब्रमण्य भारती, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ पावर ऑफ नेचर। क्या है थीम? पावर ऑफ नेचर, ह्यूमन रेजिलियंस एंड द नीड फॉर स्ट्रेंथ टू फेस हार्डशिप, कि हमें लाइफ के अंदर जो भी हमारे हार्डशिप आती है उसको हमें तैयार रहना चाहिए, हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा उसको फेस करने के लिए। द पोइट पर्सोनिफाइज द विंड एज अ पावरफुल फोर्स, और वो यहां पर पर्सोनिफाई कर रहे हैं, वो उसको एक पावरफुल फोर्स बता रहे हैं जो चैलेंज करती है वीक एंड फेवर्स दी स्ट्रांग, कमजोर लोगों को चैलेंज करती है और स्ट्रांग लोगों को फेवर करती है, उनको और स्ट्रांग बनाती है। इट डिस्ट्रॉयज फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स बट हैज नो इफेक्ट ऑन फर्म वंस, कि ये कमजोर स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी और फर्म वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सो द पोएम इज नॉट जस्ट अबाउट विंड, तो ये कविता केवल अपने आप में विंड के बारे में नहीं है, बट सर्व्स एज अ मेटाफर फॉर लाइफ्स स्ट्रगल्स, बट ये बेसिकली बात कर रही है जिंदगी के स्ट्रगल्स के बारे में। राइट, सो दो थ्रू द सिंबॉलिक यूज ऑफ विंड द पोएट एनकरेजेस रीडर्स टू बिल्ड स्ट्रेंथ, इसके जरिए बेसिकली वो यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई आपको स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ेगा, फिजिकली भी और मेंटली भी, सो दैट दे कैन विदस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ताकि लाइफ के जो भी चैलेंजेस है आप उन पर खरे उतर सके। राइट, चलिए अब बारी आ जाती है हमारी थर्ड पोएम की, जिसका नाम है रेन ऑन दी रूफ। ये भी मजेदार है, मैं एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। अच्छा, मुझे फटाफट से एक बार बताइए कि राइटर कौन है, जल्दी से बताइए राइटर कौन है? मजेदार है। अच्छा, रेन ऑन द रूफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम्स में से एक है। क्यों? क्योंकि यहां से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। तो रेन ऑन द रूफ को आप लोग बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है? यस, उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि मैं वही देख रही थी प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? चले स्टार्ट करें। When the humid shadows hover, humid shadows क्या है यहां पर? humid shadows, humid shadows है यहां पर clouds, right? hover मतलब क्या करते हैं? हमारे ऊपर मंडराते हैं। क्या करना है? ऊपर चक्कर लगाना, ऊपर चक्कर लगाना।
ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, स्टारी स्फेयर कौन बताएगा? स्टारी जहां पे स्टार्स होते हैं, स्फेयर मतलब आसमान, रात का टाइम है, एंड द मेलेंकली डार्कनेस, मेलेंकली बोला जा रहा है, प्यारा। मेलेंकली क्या होता है? मेलेंकली होता है उदास या निराश। डार्कनेस अंधेरा। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, जेंटली वीप्स, वीप करना मतलब रोना। रेनी टीयर्स, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। अब ध्यान से सुनो, यहां पर क्या है, यहां पर हमारा जो राइटर है वो अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ है, बाहर जो है बड़े बड़े घने घने बादल आए हुए हैं जो ऊपर चारों तरफ मंडरा रहे हैं, रात का टाइम है और अब बारिश होने वाली है, ठीक है। अभी जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स एंड द मेलेंकली डार्कनेस, मतलब जो रात है, जो उदास निराश हताश रात है, रात का अंधेरा है, जेंटली वीप्स, वो प्यार से रो रहा है, इन रेनी टीयर्स मतलब वो आंसू बोल रही है रेन को। क्या बोल रहे हैं रेन को? आंसू। तो कह रहे हैं जब घने काले बादल ऊपर मंडराते हैं उस काले काले आसमान में जहां पर सितारे हैं और ये जो उदास निराश हताश अंधेरा है जेंटली रोता है इन रेनी टीयर्स। टीयर्स कैसे है? बारिश वाले, बारिश को टीयर्स बोला जा रहा है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, क्या ब्लिस है, क्या खुशी है वो कि आप अपने तकिए पर आराम से ऐसे करके लेटे हुए है ना, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, एक कॉटेज के अंदर, एक झोपड़ी के अंदर, उसके बेड पर आप लेटे हुए, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और आप सुन रहे हैं वो पैटर, बारिश के गिरने की आवाज को, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो आपके ऊपर गिर रही है छत पर, जिसकी आवाज पटर 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 आ रही है। समझ गए? वो सीन दिखाया गया है। तो अब देखिए, द पोएट डिस्क्राइब्स अ सीरेन एंड कंफर्टिंग सीन, बहुत ही प्यारा एक, आपने ये जैसे ही पढ़ा आपके दिमाग में एक इमेज बन गया होगा, है ना। तो वो यहाँ पर एक बहुत ही कंफर्टिंग सीन दिखा रहे हैं, वेयर द नाइट इज कवर्ड विद ह्यूमिड शैडोज, जहां पर नाइट जो है वो कवर्ड है विद ह्यूमिड शैडोज, एज इन रेन बियरिंग क्लाउड्स, ऐसे बादलों से जो बारिश करेंगे। बादल नॉर्मल भी होते हैं बट कुछ ऐसे बादल होते हैं जो बारिश करते हैं, है ना। So the darkness of the night seems sad and tearful। अभी जो अंधेरा है रात का वो tearful दिख रहा है, मतलब उदास दिखाया जा रहा है, as it gently weeps with rain, जैसे वो रो रहा है बारिश से। The night is embedded in rain, कि पूरी रात जो है क्या है उसके अंदर, बारिश ही बारिश होने वाली है। इस सेटिंग में पोएट फाइंड्स ग्रेट जॉय इन लाइंग ऑन अ कोजी बेड, को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कोजी बेड के ऊपर अपने चैम्बर में लेटे हुए हैं और वो रिदमिक साउंड जो होता है, बारिश के गिरने का जो एक रिदमिक साउंड होता है उसको सुन रहे हैं। दिस पैटर ऑफ रेन क्रिएट्स अ सूदिंग इफेक्ट फॉर द पोएट, और ये ही पैटर जो है, यही पटर पटर आवाज जो है, बारिश की जो आवाज होती है, वो उनको एक बहुत ही सूदिंग और कामिंग इफेक्ट दे रही है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो नेचर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी सूदिंग क्वालिटीज होती है, जो नॉस्टैल्जिक भी होती है, हमें अपने बचपन की भी याद दिलाती है और कंफर्टिंग होती है। First stanza sets the stage for the poem's overall theme of finding solace and nostalgia in the sound of rain on the floor। तो पहला स्टैंजा जो है वो एक स्टेज सेट करता है पोएम का, कैसे, जो पूरा थीम है फाइंडिंग सोलेस। फाइंडिंग सोलेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई आप क्या चाहते हो, आप शांति चाहते हो, आप अलग थलग अकेलापन चाहते हो, सारी भड़ास से दूर, है ना। नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातें याद करना चाहते हो जैसे बचपन में हुआ करता था। इट पोर्ट्रेज अ पीसफुल एंड इंटिमेट मोमेंट, एक बहुत ही शांत और एक बहुत इंटिमेट मोमेंट है जहां कोई और नहीं है, सिर्फ बारिश हो रही है और आप है, राइट, इन द पोएट्स लाइफ, वेयर ही टेक्स प्लेजर इन द सिंपल थिंग्स, जहां पर वो खुश अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत सिंपल चीजों से खुशी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक बीइंग सेफ एंड वार्म इनसाइड, कि वो सेफ है, वार्म है घर के अंदर, while rain falls outside, जब बाहर बारिश हो रही है। So the use of melancholy darkness, जब वो यूज किया है melancholy darkness का, सजेस्ट करता है that rain is not seen as gloomy but rather as a soothing and calming presence। तो वो gloomy नहीं दिखाया जा रहा है बल्कि वो soothing और calming presence एक तरीके से दिखाया जा रहा है। यप, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof। कितना बढ़िया बात बोल रहा है यार। टिंकल क्या है? साउंड, वो जो रेन ड्रॉप्स का साउंड है ना, वो क्या बोला गया है? टिंकल बोला गया है, बिल्कुल। शिंगल्स क्या है? वो जो उनका कॉटेज है ना, उसके ऊपर जो टाइल्स लगे हुए हैं ना,
वो टाइल्स हैं, उनके ऊपर जब वो गिर रही है तो उनसे एक आवाज आ रही है ना, वो टिंकल उसका साउंड है। सो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, कि हर एक बारिश का जो बूंद का जो आवाज आ रहा है टाइल्स पे जब वो गिरता है, हैज एन एको इन द हार्ट, वो एक दिल के अंदर गूंज रहा है वो साउंड। एको क्या होता है? गूंजना। तो वो साउंड दिल के अंदर गूंज रहा है एक तरीके से, और बहुत बार 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 जितनी बार वो आवाज गिर रही है मेरे दिल के अंदर गूंज रही है और मुझे सूदिंग इफेक्ट दे रही है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी फैंसीज क्या हो गया? मन की रंग बिरंगी कल्पनाएं जी। फैंसीज क्या होती है? कल्पना, ठीक है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यस बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। सो इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शंस। अभी 1000 रिकलेक्शंस मतलब बहुत सारी पुरानी यादें, राइट। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ का मतलब, वीव करना मतलब क्या होता है? बुनना होता है। वूफ का मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है एक तरीके से। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, तो ओवरऑल मीनिंग पता है क्या निकल कर आ रहा है? कि हर एक जो आवाज है जो टाइल के ऊपर पड़ रही है वो मेरे दिल के अंदर गूंज रही है, और बहुत सारी मतलब ड्रीमी कल्पनाएं है ना, बहुत प्यारी प्यारी कल्पनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हजारों अच्छी कल्पनाएं और बहुत सारी हजारों यादें मेरे दिमाग में फिर से ताजा हो रही हैं, बुन रही हैं वो यादों का एक तरीके से कपड़ा। समझ रहे हो? वो यादें जो हैं वो बहुत सारी यादें एक साथ आ रही हैं और वो बुन रही हैं, तो वो वैसा एक मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं जब जब मैं वो आवाज सुन रहा हूं उस बारिश की मेरे ऊपर। सो ईच रेन ड्रॉप्स साउंड ऑन द शिंगल्स क्रिएट्स एन एको, हर एक बारिश की बूंद एक एको क्रिएट कर रही है उनके दिल में, इवोकिंग 1000 ड्रीमी थॉट्स एंड फैंटेसीज, जिससे बहुत सारे ड्रीमी थॉट्स और फैंटेसीज जो है वो इवोक हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। द रेन स्पैटर स्टिर्स अप न्यूमरस मेमोरीज, और वो जो बारिश की आवाज है वो बहुत सारी यादें ताजा कर रही है, दैट वीव टुगेदर लाइक थ्रेड इन अ फैब्रिक। जैसे हम बुनते हैं ना, कपड़ा बुनते हैं, वैसे ही वो यादें बुन रहे हैं, वैसे वाला सीन, ठीक है। क्रिएटिंग अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस एज द पोएट कंटिन्यूज टू लिसन टू द रेन, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया हम बोल सकते हैं कि इमेज एक क्रिएट यहां पर की जा रही है। बिल्कुल हाँ बेटे, हाँ वो यही तो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक याद दूसरी याद के साथ मिक्स हो रही है और वो यादों की एक चादर सी बुन दी है, वैसा वाला, ठीक है। दैट इज द टेपेस्ट्री, ठीक है। अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ थॉट्स, क्या बुन दिया है? एक थॉट्स का एक चादर सा बुन दिया, वो वैसा वाला सीन बता रहे हैं। एंड इमोशंस एज द पोएट कंटिन्यूज टू लिसन टू द रेन, और इमोशंस का भी कि बार बार पता नहीं क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या क्या फैंटेसीज, क्या क्या दिमाग में कल्पनाएं, क्या क्या पुरानी यादें सब एक साथ आ रही हैं और बुन रही हैं, एक दूसरे की कल्पनाओं में गुचड़ मुचड़ हो रही हैं। सो द पोएट मीन्स टू से दैट हिज मेमोरीज एंड द रेनफॉल थ्रेड्स इन एयर, है ना, कि हवा के अंदर भाई एक तरीके से वो मिक्स हो रही हैं एक दूसरे के साथ, टू फॉर्म अ पैटर्न जस्ट एज थ्रेड्स इन अ लूम मिक्स टू वीव फैब्रिक, जैसे एक फैब्रिक बनाने के लिए थ्रेड्स आपस में बुने जाते हैं, वैसे ही वो कल्पनाएं बुनी जा रही हैं। सेकेंड स्टैंजा delves deeper into the emotional impact of the rain sound, दूसरा वाला स्टैंजा बेसिकली यहां पर ज्यादा गहराई में बात कर रहा है इमोशनल इंपैक्ट के बारे में ऑफ द रेन साउंड, रेन का जो आवाज है उसका जो इमोशनल इंपैक्ट हो रहा है उसके बारे में वो ज्यादा बात कर रहा है। द रेन एक्ट्स एज कैटलिस्ट फॉर द पोएट्स इमेजिनेशन, कैटलिस्ट क्या होता है? जिसकी वजह से, आपने साइंस में पढ़ा होगा, कैटलिस्ट होता है कि कोई भी दो चीज है, अगर आप उसमें कैटलिस्ट ऐड कर देते हो तो वो रिएक्शन और ज्यादा हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए। तो कह रहे हैं कि मैं ये जो रेन एक एक बूंद जो है ना वो एक कैटलिस्ट का काम करे कि और ज्यादा यादें जो है वो आ रही है, जैसे कोई आग जल रही है उसके अंदर आपने केरोसिन डाल दिया तो वो और धबक गई, वैसे वाला सीन, ठीक है। सो इट ट्रिगर्स अ फ्लड ऑफ मेमोरीज एंड इमोशंस, ये ट्रिगर कर रही है मेरी और मेमोरीज को, इमोशंस को, बाय द 1000 ड्रीमी फैंसीज एंड 1000 रिकलेक्शंस, है ना। सो द रेन्स जेंटल पैटर बिकम्स अ मेटाफर फॉर द वे सर्टेन एक्सपीरियंसेस और स्टिम्युली की तरह कैन ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ द माइंड लीडिंग टू कैस्केड ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। कहने का मतलब यह है कि जो रेन है वो धीरे धीरे उसका गिरना जो है वो एक मेटाफर की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि फॉर द वे सर्टन एक्सपीरियंसेस और स्टिम्युली कैन ओपन, की बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग के इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स का गेट खोल सकते हैं और बाढ़ आ सकती है थॉट्स की, इमोशंस की, राइट।
of the mind leading to cascade of thoughts and feelings. Right? Chaliye, next. Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए. देखो, इन नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब उन यादों में ही मुझे माँ की याद आ रही है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन. इन ईयर्स अगॉन में मतलब क्या होता है? पुराने बीते हुए साल, राइट? पास्ट के साल, बीते गए वर्षों में. या यस, चलो. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. टू रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब क्या होता है बेटा? प्यार से देखना. बिल्कुल. द डार्लिंग ड्रीमर्स. डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है यहां पर? आप में से कोई आइडिया लगा सकता है? डार्लिंग ड्रीमर्स, यहां पर जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं वो हैं कवि के भाई बहन. कौन है वो? डार्लिंग ड्रीमर्स, वो उनके भाई बहन हैं. ere she left them with till the dawn. ere मतलब यहां पर क्या है? वेरी गुड. बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. डॉन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. वो जो प्यार से भरा, जो माँ जब अपने बच्चों को प्यार भरी नजरों से देखती है, वो वाला लुक. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. रिफ्रेन मतलब यहां पर क्या है बताओ? जब मैं सुन रहा हूं, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? बार बार वो जो आवाज सुन रहा हूं ना, रिपीट पे, बार बार वो जो रिपीट पे. यस, मैं जब सुन रहा हूं, एज आई लिस्ट. अब लिसन को इसने लिस्ट लिख दिया कि एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, मतलब ये जो बार बार ये जो सॉन्ग मुझे सुनाई दे रहा है, बारिश का आवाज, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो ऊपर टाइल्स पे बज रहा है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश के गिरने से. तो बेसिकली द साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ द पोएट्स मदर. वो याद कर रहा है, मतलब अब उसको उसकी माँ की याद आ गई है. हु यूज्ड टू लविंगली वॉच ओवर हिम एंड हिज सिबलिंग्स एज दे ड्रीम्ड बिफोर गोइंग टू स्लीप. जो यहां पर लिखा है ना, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब माँ याद आ गई है ना, यादों में माँ आ गई है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जो क्या किया करती थी आज से बहुत साल पहले. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, कि हमको बहुत प्यार से देखा करती थी, हम भाई बहनों को सोने से पहले बहुत प्यार से देखा करती थी. हमें डार्लिंग ड्रीमर्स बोला जा रहा है, जो हम अच्छे अच्छे सपने देखेंगे, है ना, सोने से पहले. द पोएट फील्स द वार्मथ ऑफ हिज मदर्स गेज. और वो यहां पर ये कह रहे हैं, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि वो जो माँ का देखना होता है ना प्यार से आपको, मैं वो फील कर पा रहा हूं. वो प्यार से देखना मतलब वो ही चीज मैं अभी महसूस कर पा रहा हूं. राइट? सो जब मैं उस बारिश की आवाज को बार बार सुन रहा हूं. सो द थर्ड स्टैंजा इंट्रोड्यूसेस अ पर्सनल एंड नॉस्टैल्जिक एलिमेंट टू द पोएट. पर्सनल और नॉस्टैल्जिक एलिमेंट अब यहां पर ऐड हो गया है. वो क्या कह रहे हैं? रेन बिकम्स अ ट्रिगर फॉर द पोएट्स मेमोरीज ऑफ हिज मदर. अब ये ही बारिश जो है वो मेरी माँ की मेमोरीज को अंदर ट्रिगर कर रही है, वो बाहर ला रही है. एडिंग एन इमोशनल लेयर टू द ऑलरेडी कामिंग एटमॉस्फेयर. और उसके अंदर एक इमोशनल लेयर ऐड कर रही है. ऑलरेडी वो बहुत अच्छा फील कर रहा है और उसके अंदर एक इमोशनल टच भी इसने ऐड कर दिया है. इट हाईलाइट्स द थीम ऑफ फैमिली, लव एंड एंड्योरिंग कनेक्शन. कौन सा थीम लेकर आई है निकाल के? फैमिली का, लव का एंड द एंड्योरिंग कनेक्शन विद लव्ड वंस हु मे नो लॉन्गर बी प्रेजेंट फिजिकली. जो शायद अब नहीं है मौजूद उनकी जिंदगी के अंदर, बट रिमेन अलाइव इन चेरिश्ड मेमोरीज. लेकिन वो लोग हमेशा उनकी जिंदगी में या उनकी यादों में जिंदा रहेंगे. द रेन्स पैटर बिकम्स अ कंड्यूट दैट ब्रिजेस द प्रेजेंट मोमेंट विद द पास्ट, अलाउइंग द पोएट टू फील हिज मदर्स प्रेजेंस वंस मोर. और कहीं ना कहीं ये बारिश ही एक रास्ता बनी है, एक ब्रिज बनी है उसका और उसकी माँ की यादों का, जो अभी वो फील कर पा रहे हैं, है ना, उनका प्रेजेंस फील कर पा रहे हैं. सेंट्रल आइडिया देखते हैं फटाफट से. इन द पोएम रेन ऑन द रूफ बाय कोट स्किनी, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ नॉस्टैल्जिया. कौन सा थीम? नॉस्टैल्जिया. याद कर रहे हैं पुरानी यादों को, खुश हो रहे हैं उन्हें याद करके. कंफर्ट ऑफ नेचर, कि नेचर आपको किस तरीके का कंफर्ट दे सकता है. एंड द इमोशनल कनेक्शन बिटवीन रेन एंड मेमोरी, और रेन और मेमोरी के बीच का एक इमोशनल कनेक्शन. सो पोएट शेयर करते हैं हाउ द साउंड ऑफ रेन, कैसे जो रेन का साउंड है ऑन द रूफ
छत पर, ब्रिंग्स हिम पीस एंड ट्रिगर्स मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो उनको पीस दे रहा है और उनके बचपन के मेमोरीज को ट्रिगर कर रहा है, उनकी माँ की मेमोरीज को ट्रिगर कर रहा है. एज द रेन फॉल्स जेंटली ही लाइज ऑन हिज बेड, जब वो बारिश गिर रही है तो वो अपने बेड पे लेटा है, अपने सारे थॉट्स में है, फीलिंग प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेड, और बहुत ही प्रोटेक्टेड और कंफर्टेड फील कर रहा है उस रिदमिक साउंड की वजह से. द पोम इवोक्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स, और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स आपके अंदर जगा रहा है एज इट कनेक्ट्स द नेचुरल साउंड ऑफ रेन, क्योंकि वो क्या कनेक्ट कर रहा है, बारिश का जो नेचुरल साउंड है टू टेंडर मोमेंट्स ऑफ द पास्ट, पास्ट के जो बहुत ही प्यारे और नाजुक मोमेंट्स होते हैं, अच्छे मोमेंट्स होते हैं उनके साथ. इट शोज हाउ सिंपल नेचुरल फिनोमेना कैन रिवाइव, ये दिखाता है कि कैसे सिंपल और नेचुरल फिनोमेना रिवाइव कर सकता है स्वीट मेमोरीज को, अच्छी मेमोरीज को, एंड प्रोवाइड इमोशनल सोलेस, और एक इमोशनल सोलेस भी आपको प्रोवाइड कर सकता है. क्लियर? हाँ या ना? बढ़िया. द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये और इसके बाद आएगा अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. फटाफट से दोनों पोम को खत्म करते हैं एंड देन हमारी आज की जो क्लास है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी. क्या कहता है? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade. भैया बहुत ही बढ़िया है. लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये एक इस तरीके का लेक है, ठीक है. वो बचपन में क्या करते थे, हमारे जो पोएट हैं वहां पर जाया करते थे और उनकी वहां की बहुत ही स्वीट मेमोरीज हैं. अभी ना वो शहर में कहीं रह रहे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा कियोस है, ठीक है. तो जो शहर की जिंदगी है वो उस आइलैंड की जिंदगी से बहुत ज्यादा अलग है और उसी को वो कंपेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं एक दिन जाऊंगा और वहीं रहूंगा और क्या क्या चीजें मैं करूंगा उसके बारे में यहां पर बात हो रही है. ठीक है, ओके. करें स्टार्ट? आर यू गाइज रेडी? शुरू करें बच्चा? पक्का? चलो. हाँ बेटा, इनिसफ्री जो है ना यहाँ पर, ये एक तरीके से एक प्लेस है, या हम बोल सकते हैं कोई एक आइलैंड है, ठीक है, जिसपे वो जाया करते थे बचपन में. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, बोले अब मेरे को कहीं नहीं मतलब है, मैं बस अब कहाँ जाऊंगा, मैं अपनी उस इनिसफ्री पे जाऊंगा, आइल ऑफ इनिसफ्री, ये आइलैंड पे जाऊंगा मैं, इनिसफ्री आइलैंड पे, ठीक है, द आइल ऑफ इनिसफ्री. तो इनिसफ्री बेसिकली एक प्लेस है या एक आइलैंड है. ये एक फिक्शनल जगह भी हो सकती है जो सिर्फ उनके मन में है, राइट? हाँ बिल्कुल, जो थोड़ी सी नेचर के करीब है, बस ये जानना हमारा जरूरी है. सो एंड मैं अब कहाँ जाऊंगा, मैं इस इनिसफ्री पे जाऊंगा एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहां पर एक छोटा सा केबिन, छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वैटल्स, क्ले की और वैटल्स की, बिल्कुल. एंड मतलब कच्ची पक्की, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा पक्की पर वैसी. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, नो मैं रोज बनाऊंगा, मतलब मैं खेती बाड़ी भी खुद ही करूंगा जिसमें बीन उगाऊंगा. अ हाइव फॉर द हनी बी, एक छत्ता होगा मधुमक्खी का, शहद वैद भी वहीं से यूज करूंगा. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहां पर उन्हीं मधुमक्खियों की आवाज में, है ना, और वहीं पर ओपन एरिया में जहां पर वो बजिंग साउंड आ रहा होगा. बी लाउड ग्लेड का मतलब वही है कि वहां पर ही उस ओपन स्पेस में जहां पर वो चारों तरफ होंगी और उनका वो आवाज आ रहा होगा और बिल्कुल शांति होगी, मुझे उनकी हमिंग सुनाई भी दे रही होगी. सो वहां पर मैं अब रहूंगा. तो देखिए कहते हैं, इन दिस स्टैंजा द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज इंटेंशन टू लीव हिज करंट लोकेशन. अब वो यहाँ पर अपना इंटेंशन शो कर रहे हैं कि भाई मैं अपना करंट लोकेशन छोड़ना चाहता हूँ एंड ट्रैवल टू अ प्लेस कॉल्ड इनिसफ्री, और मैं इस इनिसफ्री नाम की जगह पे जाना चाहता हूँ. देयर ही प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल केबिन यूजिंग अ क्ले एंड अ वैटल, और वो यहाँ पर एक छोटा सा जगह बनाना चाहते हैं मिट्टी का और वैटल का, ठीक है, भूसे भूसे का, और जो छप्पर छुप्पर होती है ना उस तरीके का, उसकी मदद से मैं बनाना चाहता हूं. अ ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल मेड ऑफ विवन स्टिक्स एंड ब्रांचेस, है ना, जो वो आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो कच्चे घर बनाए जाते हैं और उनके ऊपर जो वो छत होती है, दैट इज वैटल्स, उनसे मैं बनाना चाहता हूं. ही वांट्स टू हैव 9 रोज ऑफ बीन प्लांट्स, बीन प्लांट्स होंगे वहां पर जहां पे मैं बीन्स उगाऊंगा, और मैं एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा वहां पर.
ठीक है. सो ही डिजायर्स टू लिव अलोन इन दिस प्लेस, और मैं अकेला रहूंगा, छोटी सी बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं अकेला रह सकूं. सराउंडेड बाय बजिंग ऑफ बीज इन दी मेडो. मेडो क्या होता है? घास का मैदान, खुला मैदान होगा जहां पर इनकी आवाज आ रही होगी. सो figuratively this stanza symbolize the poet's longing for a simple and harmonious life. तो ये दिखाते हैं कि यार उसको एक बहुत सिंपल, बहुत अच्छी सी, एक सुकून भरी, हार्मोनियस एज इन सुकून भरी जिंदगी चाहिए है, नेचुरल और ट्रैंक्यूल सेटिंग में, कि जहां पर ट्रैंक्युलिटी एज इन पीसफुल सेटिंग हो वो बिल्कुल. इनिस्फ्री रिप्रेजेंट्स एन आइडियलाइज्ड प्लेस ऑफ एस्केप. वो एक ऐसी प्लेस दिखाई जा रही है जहां पर वो जाना चाहते हैं नॉइज से और कॉम्प्लेक्सिटी जो है अर्बन लाइफ की, उससे एस्केप करना चाहते हैं. सो द स्मॉल केबिन एंड नेचुरल एलिमेंट सिंबलाइज रिटर्न टू अ मोर बेसिक एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस वेयर द पोएट कैन कनेक्ट विद नेचर एंड फाइंड इनर ट्रैंक्युलिटी. जहां पर पोएट जो है वो नेचर के साथ कनेक्ट कर सके और कहीं ना कहीं इनर ट्रैंक्युलिटी को अचीव कर सके. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings, their midnights all a glimmer and noon a purple glow and evenings full of linnets wings. भाई बहुत सारी अलग अलग चीजें जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली बता रहे हैं. हाँ जी, अब ना आप एक बात देखना, इसका तो एक्सप्लेन करने का तरीका है ना, वो देखो आप कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहां पर भाई सुकून चाहिए, है ना. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, कि धीरे 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 धीरे. पीस कैसे आ रहा है? धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअली. कैसे आ रहा है? हाँ, जैसे हमारे शहरों में क्या होता है, बहुत ज्यादा कियोस होता है और बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है हर एक चीज की, लेकिन यहां पर वो सब चीजें स्लो चाहते हैं कि कमिंग स्लो, ग्रेजुअली, धीरे धीरे. सन्नाटा भी ऐसे है, धीरे 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 हो रहा है, मतलब सब स्लो है, शांत है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. कहां से शुरू हो रहा है वो? वेल्स ऑफ मॉर्निंग. वेल्स ऑफ मॉर्निंग बताओ. सुबह सुबह का टाइम, बिल्कुल सुबह का टाइम, जब ओस गिर रही होती है ना, और जो क्रिकेट है, एक कीड़ा होता है एक तरीके का, वो गाना गा रहा होता है, उनकी केवल आवाज आ रही होती है, और सुबह सुबह का टाइम होता है जब ओस गिर रही होती है, तब से वो शांति शुरू होती है. देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और रात में सारी जगह जो है उनको क्या दिखेगा बताइए? चांद की रोशनी, हल्की हल्की, है ना. एंड नून अ पर्पल ग्लो, और एक पर्पल ग्लो जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा. एंड इवनिंग्स फुल ऑफ दी लिनेट्स विंग्स, और इवनिंग्स जो होंगी वो कैसी होंगी बताइए? हाँ, छोटा बर्ड होता है. लिनेट क्या होता है? एक स्मॉल बर्ड, कि उनके फड़फड़ाने की आवाज आ रही है, एक तरीके का बर्ड होता है, स्मॉल बर्ड, है ना. तो शाम को उन बर्ड्स के फड़फड़ाने की, चहचहाने की आवाज आ रही है ना. सब कुछ उसने बता दिया कि मेरा जो दिन है वो कैसा होना चाहिए. सुबह ऐसी होनी चाहिए, दोपहर ऐसी होनी चाहिए, रात ऐसी होनी चाहिए, शाम ऐसी होनी चाहिए. देखो, पोएट बिलीव्स दैट बाय लिविंग इन इनिस्फ्री, उनको ऐसा लगता है कि इनिस्फ्री में रहकर ही विल फाइंड पीस, उनको सुकून मिल जाएगा. ही डिस्क्राइब्स हाउ पीस अराइव्स ग्रेजुअली. अब वो बोल रहे हैं कि कैसे पीस धीरे धीरे आता है, जैसे कि ओस गिरती है धीरे धीरे, है ना. ड्यू ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द मॉर्निंग मिस्ट, सुबह सुबह ओस गिरती है ना, वैसे वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहां पर ये क्रिकेट के गाने की आवाज आती है. ही पेंट्स अ पिक्चर ऑफ द टाइम ऑफ डे इन इनिस्फ्री, पूरे दिन का एक पिक्चर हमें दिखा दिया कैसा होगा दिन. मिडनाइट इज सॉफ्टली इल्यूमिनेटेड, रात जो होगी वो सॉफ्टली इल्यूमिनेटेड, एज इन बस चांद की रोशनी होगी और कोई रोशनी नहीं होगी. नून हैज अ पर्पलिश ह्यू, नून में एक पर्पलिश सा वो होगा. एंड इवनिंग्स आर फिल्ड विद विंग्स ऑफ स्मॉल बर्ड्स, और इवनिंग्स जो होंगी वहां पे स्मॉल जो बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स से, जिन्हें लिनेट्स बोलते हैं, उनसे भरी हुई होंगी, मतलब उधर उड़ रहे होंगे, फड़फड़ा रहे होंगे और उनकी आवाजें होंगी. सो ये स्टैंजा ग्रेजुअल नेचुरल नेचर ऑफ पीस दैट पोएट सीक्स, वो यहां पर एम्फेसाइज कर रहे हैं किस चीज के ऊपर? वो कर रहे हैं नेचुरल नेचर जो है, शांति का, जो उन्हें चाहिए है ना, उसको सिंबलाइज कर रहा है. इट सजेस्ट दैट पीस इज नॉट समथिंग सडन और फोर्स्ड. बुरे पीस कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो एकदम से आ जाएगी या फोर्स कर सकते हो आप उस चीज को, बट ये एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे प्राप्त होती है ना. एमर्जेस स्लोली एंड नेचुरली एमर्ज होती है, मच लाइकली द ब्यूटी ऑफ नेचर इटसेल्फ, जैसे दिन की खूबसूरती के सुबह ऐसे, फिर शाम ऐसे, फिर दोपहर ऐसे, फिर रात ऐसे. सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम्स ऑफ डे, ये जो दिन का डिस्क्रिप्शन दिया है ना उन्होंने, एंड द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स का प्रेजेंस, नेचुरल साउंड्स का प्रेजेंस, क्रिएट एन इमेज ऑफ सीरीन एंड हार्मोनियस एनवायरमेंट. ये एक सीरीन और हार्मोनियस एनवायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट ब्रिंग्स पीस टू द पोएट्स सोल, जो कहीं ना कहीं कवि के दिल को सुकून देता है. आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद slow sounds by the shore while I stand on the roadway or on the pavements gray. I hear it in the deep hearts
कौर बेटा क्या कर रहे हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ, बोले अब मेरे को बस जाना ही जाना है, उनको ठान लिया उन्होंने कि मैं तो अब जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, पूरा दिन पूरी रात में वही रहना चाहता हूँ। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, सारा दिन मुझे वो लेक में जो पानी है उसके बहने की जो है एक आवाज आ रही है, विद लो साउंड्स बाय द शोर, है ना, हल्की हल्की जो आवाज आती है जब वो शोर के साथ टकराते हैं वो वाली आवाज आ रही है। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं रोडवे पे खड़ा हूं, अब कहाँ खड़े हैं, रोडवे पे खड़े हैं, ये सब इमेजिनेशन में चल रहा है। और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कॉट, लेकिन मुझे अभी भी दिल के अंदर वो आवाजें सुनाई दे रही हैं। बेशक मैं अभी शहरी जिंदगी में हूं पर मुझे वो सब सुनाई दे रहा है। सो इट्स रियली वेरी एक्साइटेड। इन दिस फाइनल स्टैंजा द पोएट रीअफर्म्स हिज डिटर्मिनेशन टू लीव फॉर इनिसफ्री, कह रहे हैं मैं जाऊंगा ही जाऊंगा भाई। एंड ही एक्सप्लेन्स दैट डे एंड नाइट ही कैन ऑलवेज हियर द जेंटल साउंड ऑफ द लेक वाटर, और दिन रात में वो पानी की जेंटल आवाज जो है सुन सकता हूं जब वो किनारे से आकर टकराएंगी। वेदर ही इज ऑन रोड और इन अ सिटी विद ग्रे साइडवॉक्स, चाहे वो सिटी में है चाहे वो साइडवॉक पे है, कहीं पर भी है, द साउंड ऑफ द लेक इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज इनरमोस्ट बीइंग इन हिज हार्ट, और बोले वो आवाज ना मेरे अंदर बसी हुई है वो आवाज। सो फिगरेटिवली दिस स्टैंजा अंडरस्कोर्स द पोएट्स डीप कनेक्शन, ये आइडिया देता है कि भाई पोइट का जो एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है उस जगह के साथ, एंड द कांस्टेंट साउंड ऑफ लेक सर्व्स एज अ मेटाफॉर, और वो जो लगातार आवाज आ रही है ना पानी की, वो एक मेटाफॉर की तरह यहाँ पर है, ठीक है। लॉन्गिंग फॉर क्वाइटर एंड मोर नेचुरल लाइफ, जहां पर वो चाह रहे हैं कि मुझे एक शांत जिंदगी चाहिए, मैं ये अर्बन लाइफस्टाइल से बहुत परेशान आ चुका हूं। इवन व्हेन ही इज इन द नॉइजी सिटी, जब वो नॉइजी सिटी में होते हैं, ही कैरीज द आइडिया, वो अपने दिमाग में उस आइडिया को लेके, जिसकी वजह से उनके दिमाग में दिल में एक पीस जो है कहीं ना कहीं, एक शांति जो है कहीं ना कहीं आ गई है। अ प्लेस ऑफ इनर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दैट ही डिजायर्स टू रीच, और एक ऐसी जगह या एक ऐसी शांति जो वो चाहते हैं अचीव करना। चलिए, इन द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय W.B. Yeats, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ पीस थ्रू नेचर, एस्केप फ्रॉम मॉडर्न लाइफ एंड स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। क्या ये हर एक पोम के अंदर जो भी मैं थीम्स आप लोगों को बता रही हूँ, प्लीज मेक श्योर आप इन थीम्स को याद रखें कि कविता के अंदर W.B. Yeats जो सेंट्रल आइडिया है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द थीम ऑफ पीस थ्रू नेचर, कि हम नेचर के थ्रू कैसे पीस अचीव कर सकते हैं, एस्केप फ्रॉम मॉडर्न लाइफ से एस्केप कर सकते हैं, एंड स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, राइट। सो द पोइट एक्सप्रेसेस हिज डिजायर, तो यहाँ पर पोइट एक्सप्रेस कर रहे हैं उनकी डिजायर टू एस्केप द नॉइस एंड कियोस ऑफ सिटी, कि मैं नॉइस और कियोस जो है सिटी लाइफ का वो एस्केप करना चाहता हूँ, एंड लिव अलोन ऑन द क्वाइट लेक ऑफ इनिसफ्री, और अकेला रहना चाहता हूँ इस आइलैंड पर। ही ड्रीम्स ऑफ अ पीसफुल लाइफ, और वो यहाँ सपना देख रहे हैं एक शांत जिंदगी का। ग्रोइंग बीन्स, लिविंग इन स्मॉल केबिन एंड बीइंग क्लोज टू नेचर, कि मैं बीन उगाऊंगा, नेचर के क्लोज रहूंगा। थ्रू काम एंड सूदिंग इमेजरी, और इतनी काम और सूदिंग इमेजरी के जरिए यीट्स शो करते हैं कि कैसे नेचर जो है वो ऑफर करता है इनर पीस एंड हीलिंग, राइट। सो द पोएम हाईलाइट्स द ह्यूमन नीड फॉर सॉलिट्यूड, और इसी तरीके से पोएम यहाँ पर हाईलाइट करती है इनर नीड, सॉलिट्यूड का, सिंप्लिसिटी का, एंड कनेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा अगर आप स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट चाहते हैं तो। क्लियर हो गया। सो आई गेस बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया था कि ये पोम्स हैं, ये 4 हैं स्टार्टिंग की जो मेरे एग्जाम के अंदर आने वाली हैं, तो वो चारों की चारों मैं आप लोगों को अभी करवा चुकी हूं। अगर आप लोगों के एग्जाम में जैसे द रोड नॉट टेकन हमने कर लिया है, विंड हमने कर लिया है, ठीक है, रेन ऑन द रूफ हमने कर लिया है, एंड 4th वन इज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, यहां तक ही आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर आने वाला है। तो मैं आशा करती हूँ कि यहां तक का आप लोगों का ये जो आज का क्लास था ये मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड भी आ रहा है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने किया हमारा कंप्लीट पोएट्री लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद सेंट्रल आइडियाज। आई विश एंड आई होप आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं और भी वीडियोस इसी तरीके के जिसके अंदर मैं एक ही वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दूं तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।